अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एल्स। आप सब लोगों को खुश आमदीद आज के सेशन में। टुडे वी आर हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। तो आप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? मुझे रिप्लाई कीजिएगा। यस, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। सो टुडेज टॉपिक इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इस पर्सपेक्टिव से है कि ये बिल्कुल मेन दैट इज अ मेन pivotal topic and pivotal component of HR, where we have to develop policies and procedures. बेसिकली HR का सबसे इम्पोर्टेंट रोल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन ये है कि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर के ऊपर भी काम करना होता है, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के ऊपर काम भी करना होता है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करना होता है। तो फॉर दैट पर्पस वी नीड टू हैव some policies and procedure for the organization, for the development of organization, for the growth of organization, for the progress of organization. We must adopt and implement some sort of policies, and these are very much important. पॉलिसीज़ का होना और पॉलिसीज़ का डेवलप करना, प्रोसीजर्स का डेवलप करना बड़ा ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब पॉलिसीज़ को लेके आते हैं तो उस वजह से पॉलिसीज़ के होने की वजह से बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं और जो लिटिगेशन के इश्यूज हैं उनको आप अवॉइड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉलिसी डेवलपमेंट। तो हम आज इस सेशन को लेके चलेंगे कि कैसे पॉलिसीज़ को डेवलप किया जाता है, पॉलिसीज़ को बनाते हुए किन किन कंपोनेंट को हमने अपने कंसीडर करते हैं और किन किन चीज़ों को साथ लेके चलते हैं। तो डैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम इसको अंडरस्टैंड करें और इसको समझने की कोशिश करें। और ये हमारे साथ बहुत से लोग जो हैं जिन्होंने ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर लेंगे मीनवाइल। और उसके बाद जो है हम लोग जो लोग लेट ज्वाइन करेंगे उनके साथ हम रिकॉर्डेड सेशन भी प्रोवाइड कर देंगे आज के सेशन का, और उनके साथ ये मटेरियल भी शेयर कर लेंगे क्योंकि ऑफिस की टाइमिंग थोड़ी सी रमज़ान की टाइमिंग की वजह से थोड़ी डिस्टर्ब है लोगों की, और इस वजह से वो लोग लेट ही ज्वाइन करते हैं। राइट, जस्ट अ मिनट। ओके, सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अभी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये जो पॉलिसीज़ हम बनाते हैं किन किन प्रोसीजर से गुजर के वो पॉलिसी डेवलप होती है। एक सिंपली हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और किन किन चीज़ों के हवाले से पॉलिसी को डेवलप किया जा सकता है और डेवलप करना चाहिए। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलिसीज़ एंड पॉलिसीज़ को जब डेवलप करते हैं और जब उनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले तो आपने क्या करना होता है कि जी डेवलपमेंट का एक प्रोसेस होता है। हम इन सब प्रोसेसेस को बहुत डिटेल के साथ जाके भी स्टडी करेंगे आगे और डिस्कस भी करेंगे एक दूसरे के साथ। इनिशियली हम समझने की कोशिश करें जब हम बीइंग एन एचआर प्रोफेशनल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम आ जाते हैं तो हम कैसे डेवलप करते हैं। सबसे पहले तो हम पॉलिसीज डेवलप करने के लेवल पे आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहले जब ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व करती है, अपनी इर्तिका का मरहला तय करती है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर रही होती है, तो वहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जो डेवलपमेंट के फेज में होते हैं। तो जब हम पॉलिसी को डेवलप करते हैं तो पॉलिसी को डेवलप करने के लिए हमने ये करना होता है कि जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको एंगेज करते हैं। हम स्टेक होल्डर्स को एंगेज करते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं और उनसे बात करते हैं कि यार वो उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिसीज़ के अंदर किन की चीज़ों की ज़रूरत है, और उनका जब फीडबैक लेते हैं तो वो हमें हेल्प करता है। उस पॉलिसी को डेवलप करने के बाद हमने इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि इम्प्लीमेंट करने से पहले सब स्टेक होल्डर्स को, जितने भी लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर,
उन सब स्टेक होल्डर्स का एग्रीमेंट लेते हैं, उनका कंसेंट लेना होता है। कंसेंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप उनका कंसेंट लें, ताकि वो फिर आप जब इम्प्लीमेंट करने जाएं तो किसी किस्म का कोई ऐसा इशू ना आए, किसी किस्म की कोई अपराइजिंग ना आए, किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन ना आए, क्योंकि आपने सब लोगों से डेवलप करने के बाद इम्प्लीमेंट करने से पहले उस पर सिग्नेचर भी दिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो वो सिग्नेचर या कौन या शमून, एक मिनट, कंसेंट लेने से पहले हमने एग्रीमेंट लेना होता है और उससे साइन करना होता है। हमने बात करनी होती है भाई जो पॉलिसी हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं क्या वो इम्प्लीमेंटेबल है या नहीं है, क्या लोग उस पर एग्री करते हैं कि नहीं करते। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, राइट। तो जब सब लोगों का एग्रीमेंट आ जाता है, सब लोगों का फीडबैक आ जाता है, तो हम उसके बाद क्या करते हैं, उन पॉलिसीज़ को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अब देखिए कोई भी पॉलिसी हमने इम्प्लीमेंट की तो उससे पहले डेवलपमेंट के अंदर जो भी एग्रीमेंट लिया वो हमने वो थ्योरेटिकल था, सब कुछ थ्योरेटिकल था, और मुख्तलिफ जगहों से हमने अपनी रिसर्च जो डेवलप की उसके बाद थ्योरेटिकली हमने चीज़ों को डेवलप किया। अच्छा जी, थ्योरेटिकली हमने डेवलप किया हुआ था। अब जैसे जैसे पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती चली जाएगी, पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने के बाद उसके लूप होल जो हैं वो हमारे सामने आना शुरू हो जाएंगे। जब उसके लूप होल हमारे सामने आना शुरू हो जाएंगे तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट। मतलब कि हम फिर इम्प्लीमेंट करने के बाद जब उसके लूप होल हमारे पास आना शुरू हो जाएंगे तो फिर ये है कि ये भी हमारा एक तरह का फीडबैक है। ये फीडबैक इस तरह से फीडबैक है कि इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि यार पॉलिसी का जो भी पॉलिसी जिस भी कंपोनेंट की पॉलिसी हमने डेवलप की उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ है, कौन कौन सा कंपोनेंट है जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जब इम्प्लीमेंटेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जब हम आएंगे कि उस पॉलिसी के हर कंपोनेंट को मॉनिटर करेंगे और फिर लोगों के फीडबैक के बाद रिव्यू करना शुरू कर देंगे। लोगों के फीडबैक के बाद जब हम रिव्यू करेंगे तो रिव्यू करने के बाद फिर हम उसको क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, यानी कि पॉलिसीज को एडिट करेंगे, अपडेट करेंगे और फिर दोबारा से उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। पॉलिसीज के रिव्यू करने के दौरान, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के दौरान ये कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है, दिस इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। और जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है वो बेसिकली होता किस लिए कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को लेके जब हम चलते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम continuous, बेसिकली क्या है, दिस इज अ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। तो जब हमने कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की बात करनी है तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट तभी आती है कि हम चीज़ों को एडिट करें, रिव्यू करें, स्टडी करें और लोगों का फीडबैक लें। ये नहीं हो सकता कि आप अपने साइलों में आप अपनी डेढ़ इंच की मस्जिद लेके अलग बैठ जाएं और समझें कि आपकी चीज़ें डेवलप हो जाएंगी और जो आपने कह दिया वो हरफ आखिर है, वो फाइनल है, हतमी है और उसके बाद उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ सकती, कोई तब्दीली नहीं आ सकती, किसी का कोई एडिटिंग नहीं हो सकती। तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। दिस इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो हम कॉन्टिन्यूस प्रोसेस तभी आ सकता है जब हम उसके ऊपर कॉन्टिन्यूसली उसकी इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम करें। ठीक है, हमने खुद पे जब काम करना होता है तो हम कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। हमारी लर्निंग भी कॉन्टिन्यूस है, हमारी ग्रोथ भी कॉन्टिन्यूस है, हमारी इम्प्रूवमेंट भी कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, जिधर आप समझो कि आप का जो अल्टीमेट वो प्लेस आ गई है कि जहाँ पे आपको डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो समझो वहाँ से आपका डिके और डिक्लाइन स्टार्ट हो गया, राइट। जिधर भी आपने ये समझ लिया, जिस पॉइंट ऑफ लाइफ पे, जिस पॉइंट ऑफ लर्निंग के ऊपर आपने ये कंसीडर कर लिया कि ये सोच लिया कि अब इसके बाद मज़ीद फर्दर किसी किस्म की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो दैट इज़ द पॉइंट where you are going to seize your learning and where you are going to seize your growth and development. ग्रोथ या तो लाइफ में हम आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं या फिर हमारा डिके स्टार्ट हो जाता है। हम कहीं ये ना समझें कि स्टैटिक हो गए हैं।
तो पॉलिसीज का भी यही इशू है कि पॉलिसीज भी आपको कंटिन्यूसली रिव्यू करनी पड़ती हैं और उनको बार बार एड्रेस करना पड़ता है, उनको बार बार एडिट करना पड़ता है, उनको बार बार रीड करना पड़ता है, उनके ऊपर बार बार लोगों से फीडबैक लेना होता है। दीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम पॉलिसीज को देखें कि ये जो स्टेप मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इन स्टेप्स के ऊपर लेके चलते चले जाएं, एग्जीक्यूट करें। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी जो कंपोनेंट है, कोई भी जो पार्ट है, वो सारे के सारे अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं पॉलिसीज के ऊपर। आप सोचें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप ये सोचें कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इम्प्लीमेंट हैं, कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं, पर्टिकुलरली एचआर से रेलेवेंट भी और दूसरे डिपार्टमेंट से रेलेवेंट भी, जहां के लिए पॉलिसीज को डेवलप करना जरूरी है। पॉलिसी का बनाना और डेवलप करना इसलिए जरूरी है कि जब आप लोगों का कंसेंट ले लेते हैं, लोगों का एग्रीमेंट लेते हैं, तो फिर लिटिगेशन के ऊपर आपको जाने से बच सकते हैं, किसी किसी की कंप्लाइंस की अवॉइड करने से क्या, और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है और उनकी जरूरत क्या है, तो ये जरूरी है। अभी देखें, बीइंग एन एचआर प्रोफेशनल, अगर एचआर पॉलिसी से रेलेवेंट बात करें तो ये एचआर के अंदर जितनी भी स्ट्रीम्स हैं, जितनी भी स्ट्रीम्स के अंदर हम एंगेज होते हैं और उनकी सब स्ट्रीम्स हैं, उन सब के लिए हमें पॉलिसीज डेवलप करनी पड़ती हैं। ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे ग्रो करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे इवॉल्व करती हैं, तो वहाँ पे आपकी पॉलिसी डेवलपमेंट का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, हम उसको अंडरस्टैंड करें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ की जिसके अंदर हमने बात करनी है पॉलिसीज़ को डेवलप करने के पर्सपेक्टिव से। तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस है। अगर ये तो हम जाके ऑटोमेशन के अंदर जाके पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे ना, तो वहाँ पे हमें जाके डिटेल से हमें मौका मिलेगा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, राइट। ठीक है जी। सिलेक्शन है, हायरिंग है, रिक्रूटमेंट सेक्शन है, वहाँ पे कोर एचआर जो है वहाँ पे उसके लिए पॉलिसी है, टास्क एंड प्रोसीजर एचआर जर्नलिस्ट के तौर पर हमें काम करना है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, परफॉर्मेंस अप्रेजल है, कंपनसेशन एंड बेनिफिट है, लीव है, अटेंडेंस है, ठीक है जी, ओवर टाइम है, कंपनसेशन है, लेबर लॉज है, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप है। जितने जितने कंपोनेंट हम जाके आगे स्टडी करेंगे, उन सब के लिए हमें पॉलिसीज को डेवलप करना पड़ेगा और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम इसको अंडरस्टैंड करें कि पॉलिसीज को बनाते हुए किन किन फैक्टर्स को आपने कंसीडर करना है, किन किन फैक्टर्स को आपने मद्देनजर रखना है, किन किन फैक्टर्स के ऊपर आपने बात करनी है। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम अंडरस्टैंड कर सकें इन चीज़ों को, कि जब भी आप पॉलिसीज को बना रहे हैं तो पॉलिसीज ने किन किन एरियाज को कवर करना है, राइट, किन किन एरियाज को। जितने एरियाज भी यहाँ पे मेंशन है, जो मैंने अभी डिस्कस भी किए हैं, ठीक है, और ये लाजमी नहीं है कि आप इन एरियाज तक लिमिटेड रहें, आपको इन एरियाज से हट के भी बात करनी है, अपने लर्निंग जोन को एक्सपेंड भी करना है, और नई नई चीज़ें, इनोवेशन इज द pivotal thing in any organization. For the development of any organization, innovation is must. Change is a must to do thing. ठीक है जी, चेंज लाजमी होती है। जब जब चेंज आती जाएगी, आपको पॉलिसीज को रिव्यू करने के लिए और पॉलिसीज को अपडेट करने की ज़रूरत महसूस होती रहेगी, राइट। तो अभी जिन चीज़ों का हमने डिस्कस किया कि किन किन कंपोनेंट के लिए एचआर की कौन कौन सी स्ट्रीम्स हैं जिनके लिए हमने पॉलिसीज के ऊपर काम करना है, तो इनमें रिक्रूटमेंट पॉलिसीज हैं, स्टाफ की ओरिएंटेशन है, कोई भी एक काम जो होता है ऑन बोर्डिंग से लेके, हायरिंग से लेके, सिलेक्शन से लेके एग्जिट तक, लोगों की टर्मिनेशन, रेजिग्नेशन तक, सब के लिए हमें पॉलिसीज को डेवलप करना ज़रूरी है। उन सब कंपोनेंट के लिए हमें पॉलिसीज को डेवलप करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। रेगुलर स्टाफ के लिए, जो परमानेंट स्टाफ है, मैनेजमेंट स्टाफ है, जो टेम्परेरी स्टाफ है, जो ब्लू कॉलर स्टाफ है, उन सब के लिए भी हमें ये ज़रूरी है कि हम पॉलिसीज़ को डेवलप करें और एग्जीक्यूट करें। फिर एम्प्लॉय ग्रीवेंस है, उनको किस तरह हैंडल करना है, लीव कैसे लेनी है, ठीक है जी, ड्रग के हवाले से, अब्यूज़ के हवाले से,
बुलिंग के हवाले से भी पॉलिसीज को डेवलप करना है, लोगों के लोन्स हैं वो इशू करना है, फाइनेंशियल मैटर्स भी आपने डील करने हैं, व्हीकल को भी डिलीवर करना है, देना है लोगों को, तो उस हवाले से भी आपको पॉलिसीज को डेवलप भी करना है, एग्जीक्यूट भी करना है। परफॉर्मेंस अप्रेजल के ऊपर परफॉर्मेंस जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल के अलावा परफॉर्मेंस के जो साइकिल्स हैं उनके हवाले से भी आपने पॉलिसीज डेवलप करनी है। एम्प्लॉय कोचिंग के ऊपर, एम्प्लॉय मेंटोरिंग के ऊपर, लोगों से फीडबैक लेने के ऊपर, फीडबैक को रिकॉर्ड करने के हवाले से भी आपने पॉलिसीज डेवलप करनी है, राइट। अगर इंश्योरेंस पॉलिसी है, लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड की जा रही है, लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड की जा रही है, तो उसके लिए भी आपको पॉलिसीज डेवलप करनी है चाहिए, जिसके हवाले से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिसीज को डेवलप ना किया गया हो। फिर एग्जिट जो है, एग्जिट की मैनेजमेंट के हवाले से भी पॉलिसीज डेवलप करनी है कि इटरेशन हो गई, वॉलंटियर सेपरेशन है ऑर्गेनाइजेशन से, किसी एम्प्लॉय की टर्मिनेशन है, रेसिग्नेशन है, इन सब के हवाले से भी आपने पॉलिसीज डेवलप करनी है कि अगर टर्मिनेशन है या किसी को खुदा हाफिज कहना है या कोई वॉलंटरी खुद भी रिजाइन करके जा रहे हैं, तो आपने फिर इस हवाले से जो एग्जिट मैनेजमेंट की पॉलिसी है उसको भी इम्प्लीमेंट करना और देखना है कि अपने इस सारे प्रोसेस को स्मूथली किस तरह से कंप्लीट करना है। यू नीड टू कंप्लीट दिस प्रोसेस स्मूथली, कि ऐसा ना हो कि आपने एग्जिट जो मैनेजमेंट है उसके प्रोसेस के अंदर जाते हुए भी अपनी पॉलिसीज को अवॉइड किया हो और इम्प्लीमेंट ना किया हो जो कि पॉलिसी आपने डेवलप की है, तो अल्टीमेटली कुछ अर्से बाद आपको फिर लिटिगेशन में जाना पड़ जाए, ठीक है, कोर्ट में जाके फेस करना पड़ जाए, या कोई और किसी किस्म की इस तरह की अनफोर्सीन किस्म की सिचुएशन को देखना पड़ जाए अगर आपने पॉलिसीज को डेवलप ना किया हो, जो कि डील करती मैनेजमेंट के ऊपर, जो डील करती हो टर्मिनेशन को, जो डील करती हो वॉलंटरी रेजिग्नेशन को, जो डील करती हो फाइनल सेटलमेंट को, तो ये सब चीज़ों को देखना ज़रूरी है। अभी हम जाके वन बाय वन आगे जाके स्टडी करेंगे कि पॉलिसीज की ज़रूरत क्या है, पॉलिसीज को हम लेके किस तरह चलेंगे, पॉलिसीज की इम्पोर्टेंट कैसे है और डेवलपमेंट और एस्टेब्लिश कैसे करेंगे, ठीक है जी। कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ये मैं सारा मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि जी पॉलिसीज़ को डिफ़ाइन कैसे करना है। डिफ़ाइन एचआर पॉलिसीज़ कि डेवलप clear and concise policies to ensure compliance with legal and organizational standards। जो आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लीगल डिपार्टमेंट है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप लीगल डिपार्टमेंट को भी इंगेज करें, उनसे अपनी पॉलिसीज़ को वेट करवाएं। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई लीगल डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहा, कंप्लायंस तो आपने फिर इंडस्ट्री के अंदर किसी और लीडर करने या किसी को अपने डेवलपमेंट से करवानी है पॉलिसी, ठीक है। और जो एचआर की पॉलिसीज आप बनाएंगे वो क्रिस्टल क्लियर हो, अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से, लैंग्वेज उनकी कम्प्रिहेंसिव यूज हो रही हो, कंसाइज हो रही हो, यूज क्लियर हो, एम्बिग्विटी ना हो, डुअल मीनिंग ना हो चीज़ों की, ठीक है। विद लीगल एंड ऑर्गेनाइजेशनल, आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच कर रही हो, ठीक है, तो ये करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, नंबर 2 पे create procedures, develop procedures to ensure consistent implementation of HR policies। अगर आपके पास कोई पाथवे ही नहीं है, कोई प्रोसीजर ही डेवलप नहीं किया हुआ कि आपने पॉलिसी तो पॉलिसी बना ली लेकिन आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, इम्प्लीमेंट करने का कोई चैनल नहीं डेवलप किया, इसका मतलब ये है कि आपकी वो पॉलिसीज बनाना यूजलेस है, जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। तो डेवलप प्रोसीजर टू इंश्योर कंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ HR पॉलिसीज, कि कंसिस्टेंटली आप पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर उसके अलावा ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं वहाँ पे सारे के सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, उनको लूप में लें और उनको उन पॉलिसीज़ के हवाले से ट्रेन करें, ट्रेनिंग प्रोवाइड करें टू इंश्योर एम्प्लॉयज अंडरस्टैंडिंग एंड एडहेयर टू HR पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। कि जिनका उनको ट्रेन करना भी ज़रूरी है, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो आपके इंटरनल कस्टमर्स हैं, उनको ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ताकि
कल को जाके फ्यूचर में जाके किसी किस्म का कोई ऑप्शन आए तो कोई ये ना कह सके कि जी हमें तो ट्रेन ही नहीं किया गया, हमें तो अवेयर ही नहीं किया गया, हमें तो लिटरेट ही नहीं किया गया, हम तो इलिटरेट है इस पॉलिसीज के हवाले से जो कि एग्जीक्यूट की गई, जो इम्प्लीमेंट की गई, हमें तो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। तो ज़रूरी है कि आप लोगों को ट्रेन भी करें। By developing effective HR policies and procedures, organization can ensure compliance with legal standards and provide a consistent experience of employee. Employees का consistent experience होगा तो that will be a kind of feedback, 360-degree feedback. Okay, that feedback will help you to improve your and strategies of things, right? तो आपने लोगों को ट्रेन करना है, डिफाइन करना है, प्रोसीजर्स को इंश्योर करना है कि प्रोसीजर्स आपके इम्प्लीमेंट हों थ्रू प्रॉपर चैनल इन द राइट वे। दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। फिर उसके अलावा हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, डेवलपिंग इफेक्टिव एचआर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। स्टेप बाय स्टेप कैसे आपने डेवलप करना है, किस तरह से आपने डिफाइन करना है, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस नीड को समझना है कि पॉलिसीज को डेवलप करने का पर्पज क्या है। ठीक है जी, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द पॉलिसी, राइट? तो ये हमने स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करनी है। ये मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब ज़रूरत इस बात की है कि इसको आप कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। डिफाइन द पर्पस ऑफ द पॉलिसी, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी पॉलिसी जब आप डेवलप कर रहे हैं तो उस पॉलिसी को बनाने का पर्पस क्या है, मकसद क्या है। सपोज ड्रेस कोड के हवाले से आपने पॉलिसी बनाई, तो उस ड्रेस कोड के हवाले से जो पॉलिसी डेवलप कर रहे हैं उसका मकसद ये है कि आप एक तरह की यूनिफॉर्मिटी लेके आना चाह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक तरह का डिसिप्लिन लेके आना चाह रहे हैं, इसका पर्पज ये है। ठीक है जी। तो और define the purpose of the policy, identify the goals and objective of the policy and how it will benefit the organization। कि देखिए कि कौन कौन से मकासद, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव, कौन कौन से गोल्स हैं जो आप इस पॉलिसीज के साथ अचीव करेंगे। पर्पस क्या है आपकी इस पॉलिसी डेवलपमेंट का, इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंट करने का, और किस तरह से आपकी ये पॉलिसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करेगी, राइट? फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, गैदर इनपुट फ्रॉम स्टेक होल्डर। ऐसा हो नहीं सकता कि हम एक सब्जेक्ट आगे जाके भी पढ़ेंगे, डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। ठीक है जी, उसको जब हम स्टडी करेंगे तो हमें पता लगेगा कि किस किस तरह से लोगों को इन्वॉल्व कराया जाता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है जी। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे आपने फीडबैक लाजमी लेना है। कंसल्ट विद की स्टेक होल्डर to ensure that the policy is comprehensive and meet the need of all individual। आप अकेले सोचेंगे, एक आप अकेले अगर अपने ऑन पे सोचेंगे कि आपने ही सब कुछ सोचना है तो वो फिर कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एक तरह की थिंकिंग है, आपके पैटर्न की थिंकिंग है, वो पैटर्न थिंकिंग हो सकती है, वो टनल माइंडेड थिंकिंग हो सकती है, लेकिन उसमें दूसरे लोगों का इनपुट नहीं आ सकता। तो ज़रूरी है कि आप डाइवर्सिफाई किस्म की इनपुट लोगों से लें, डाइवर्सिफाई किस्म का फीडबैक लें, ताकि कोई लूप होल रहे ना। और इस कंसेंट के अंदर, इस फीडबैक के अंदर लोगों से जो कंसल्ट करते हैं की स्टेक होल्डर्स के अंदर, उससे आपको एडवांटेज ये है कि सबकी ओनरशिप आ जाएगी। कल फ्यूचर में जाके किसी किस्म की कोई इतराज नहीं आएगा, किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, राइट? ये सब लिया आपने, ये आप एक काम कर रहे हैं, ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, प्री ड्राफ्टिंग कर रहे हैं कि लोगों का फीडबैक ले रहे हैं। तो अब आ जाते हैं, जो आपने फीडबैक लिया, जो कॉन्सेप्ट लिया, आप इंडस्ट्री का भी फीडबैक लिया, इंडस्ट्री से भी इंफॉर्मेशन ली, तो उसको आपने एक ड्राफ्ट बनाना है। राइट द पॉलिसी इन द क्लियर एंड कंसाइज मैनर यूजिंग लैंग्वेज दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है जी। ड्राफ्टिंग करने के दौरान आपने एक बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपकी जो वर्डिंग है, जो पैराफ्रेजेस हैं, वो बहुत कंसाइज हों, बहुत टू द पॉइंट हों, क्लियर हों और इजी टू अंडरस्टैंड हो। कम्प्लेक्स किस्म की जो लैंग्वेजेस हैं, वो कम्प्लेक्स किस्म की जो फिनोलॉजी है, कम्प्लेक्स किस्म की कोई टर्मिनोलॉजीज हैं, वो यूज़ नहीं करनी कि लेमैन भी आसानी से उसको अंडरस्टैंड कर सके। इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करनी है कि इजी टू अंडरस्टैंड, जिसकी लिटरेसी उस लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में लिखी गई है, बहुत ज़्यादा नहीं है,
तो वो आराम से इन डेप्थ जाए बगैर भी उसको समझ सके और उसको अंडरस्टैंड कर सके विद ट्रू स्पिरिट। ठीक है जी, ये आपने ड्राफ्ट कर ली पॉलिसी को। फिर रिव्यू एंड रिवाइज, रिव्यू द पॉलिसी फॉर एक्यूरेसी एंड मेक एनी नेसेसरी रिवीजन। पॉलिसीज को बार बार रिव्यू करें, स्टेक होल्डर के पास जाएं, डिस्कस करें, ताकि किसी किस्म का कोई वो ना आए, इनएक्यूरेसी ना आए और किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी ना आए। अब लॉन्च कर लें, इम्प्लीमेंट कर लें तो पता लगे कि यार अभी तो इसको हमने ठीक करना था, अभी तो हमने इसको सही करना था, तो अभी तो इसमें कई चीज़ें और डालनी थी। तो वो ज़रूरी है कि उस चीज़ों को भी अंडरस्टैंड करें। बाय फॉलोइंग आप इन सब स्टेप को जब क्या करेंगे, बाय following these steps, organization can create effective HR policies and procedures that will help them manage their वर्कफोर्स मोर इफेक्टिवली। अब इन सारे प्रोसेसेस को जो इस स्लाइड में डिस्कस किए गए हैं इंप्लीमेंट करेंगे, आप रिलीजियसली फॉलो करेंगे तो फिर किसी किस्म का कोई सरप्राइज किसी भी वक्त में जाके नहीं आएगा। सब स्टेक होल्डर्स की उसके ऊपर कंसेंट डेवलप हुआ होगा। तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करें, राइट, स्टेप बाय स्टेप। अभी हम जब पॉलिसी को ड्राफ्ट कर लिया, डेवलप करने जा रहे हैं, तो हमने ज़रूरत इस बात की है कि हम ऑर्गेनाइजेशन की नीड को भी असेस करें कि हमने ऑर्गेनाइजेशन की कौन कौन सी नीड है जिनको हम असेस कर रहे हैं, असेस करते हुए आगे लेके जा रहे हैं। फिर वो क्या है, असेस ऑर्गेनाइजेशनल नीड, एनालाइजिंग गोल, ऑब्जेक्टिव एंड एग्जिस्टिंग पॉलिसीज की, ऑर्गेनाइजेशन की जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको भी एनालिसिस करें। क्या ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज को हम रिव्यू कर रहे हैं या चेंज करने जा रहे हैं, कंप्लीटली चेंज करने जा रहे हैं या ग्रेजुअली चेंज करने जा रहे हैं। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट पे क्या करेंगे जी, वन ऑफ द अदर गाय इज जस्ट जॉइनिंग अस। अच्छा जी, नेक्स्ट लेवल पे क्या करेंगे, आइडेंटिफाई पॉलिसीज एरियाज, आइडेंटिफाई एरियाज वेयर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर रिक्वायर्ड। कौन कौन से एरियाज हैं जिनके अंदर पॉलिसीज को रिव्यू करना है, रीएड्रेस करना है। मिसाल के तौर पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में व्हीकल लोन देने का था कि जी एक इस ग्रेड से लेके इस ग्रेड तक हम गाड़ी देंगे, गाड़ी का लोन देंगे, या कंपनी ओन्ड व्हीकल देंगे, या कंपनी मेंटेनेंस व्हीकल देंगे, और इस ग्रेड से इस ग्रेड तक हम टू व्हीलर देंगे, यानी बाइक वगैरह देंगे या बाइक का लोन देंगे। तो ये सारा है। पहले ऑर्गेनाइजेशन ने कंपनी ओन्ड व्हीकल देना शुरू कर दी, फिर कंपनी ने ग्रो किया, फ्लोरिश किया, फिर इसको उन्होंने कहा नहीं जी अब एम्प्लॉय को लोन देंगे, एम्प्लॉय अपनी मर्जी से अपनी चॉइस से गाड़ी ले। और अगर देखें जी जो लोन की लिमिट है वो कितनी है, तो ये पॉलिसीज बदलती जाएंगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के साथ, ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के साथ, ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के साथ। तो ये ज़रूरी है कि पॉलिसीज को एरियाज को देखिए कि किन किन एरियाज में आपने रिव्यू करना है। उसके बाद क्या करना है जी, क्रिएट पॉलिसीज, डेवलप पॉलिसीज एंड प्रोसीजर टू मीट ऑर्गेनाइजेशनल नीड, कि जी उसके बाद की ऑर्गेनाइजेशन की नीड को फुलफिल करने वाली जो ज़रूरतें हैं और पॉलिसीज हैं उनको डेवलप करें। बाय assessing the organizational need and identifying the areas where policies and procedures are required, organization can create effective policies to meet their goals and objectives. ये कभी भी नहीं हो सकता कि ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को, ऑर्गेनाइजेशन के विजन को आप अवॉइड कर दें, नज़रअंदाज कर दें पॉलिसीज को डेवलप करते हुए। उनको मद्देनजर रखें, उनके ऑब्जेक्टिव को मद्देनजर रखें, ठीक है जी, उनके गोल्स को मद्देनजर रखें, कंसिडर करें कोई भी पॉलिसी डेवलप करते हुए। तो दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अब जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि गैदरिंग इंफॉर्मेशन, बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब इंफॉर्मेशन कैसे गैदर की जाए और इन इंफॉर्मेशन को गैदर करने की वैल्यू क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है जी, और इंफॉर्मेशन हम कौन कौन से सोर्स से गैदर कर सकते हैं पॉलिसीज को डेवलप करने में, पॉलिसीज को ड्राफ्ट करने में, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में, प्रोसीजर को डेवलप करने के हिसाब से, राइट। रिव्यू इंडस्ट्री बेंचमार्किंग, ये ज़रूरी है कि आप अपनी इंडस्ट्री को भी देखिए और अपनी जैसी और इंडस्ट्रीज जो मौजूद हैं उनको भी रिव्यू करें, उनकी भी इंफॉर्मेशन लें। एग्जामिन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स टू आइडेंटिफाई बेस्ट प्रैक्टिसेस इन एचआर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस को भी देखें। ऑर्गेनाइज, और अगर आपकी कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है या रिटेल
बिजनेस की इंडस्ट्री है, तो आप देखेंगे कि वहाँ और रिटेल इंडस्ट्रीज जो है वहाँ पे क्या काम हो रहा है। मिसाल के तौर पे अगर आप बिलोंग करते हैं एम्प्लॉयज इम्तियाज जो सुपर कैश एंड कैरी है उससे, तो आप देखेंगे कि चीज़ वैल्यू में क्या चीज़ हो रही है, मेट्रो कैश एंड कैरी में क्या हो रहा है, और इससे मिलती जुलती और इंडस्ट्री में क्या क्या प्रैक्टिसेस की जा रही हैं। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि जी, और बेंच मार्किंग क्या हो रही है, बेंच मार्किंग के मिनिमम लेवल क्या है, ठीक है जी, उसको ज़रूर देखिए। और फिर आप उसके अलावा एचआर एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ कंसल्ट करें, जिनका डाइवर्सिफाइड किस्म का एक्सपीरियंस होता है उनसे पूछें, ठीक है जी। सीक एडवाइस फ्रॉम एक्सपीरियंस प्रोफेशनल टू गेन इनसाइट इनटू एचआर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, उनसे भी लेता है कि उनका डाइवर्सिफाइड किस्म का एक्सपीरियंस भी आपके काम आए। फिर उसके अलावा एग्जामिन रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशन, कि जो आपके कवानीन मौजूद हैं, जो रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो पाकिस्तान के लॉज के बारे में आपकी अवेयरनेस होना ज़रूरी है। कि हमारी कोई पॉलिसी ऐसी तो नहीं है जो कि हमारे एचआर की कोई ऐसी पॉलिसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन की कोई ऐसी पॉलिसीज हैं लोकल लॉज को वायलेट कर रही हैं, उनकी कंप्लाइंस को वायलेट कर रही हैं, ठीक है जी। तो ये भी ज़रूरी चीज़ है कि इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, राइट। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। गैदरिंग इंफॉर्मेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट step in developing effective HR policies and procedures. By reviewing industry benchmarks, consulting with HR experts, and examining relevant laws and regulation, organization can ensure they are up to date on best practices. तो अगर आप अपने ही साइकिल में बैठे रहेंगे, अपने ही सर्कल में बैठे रहेंगे, अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में बैठे रहेंगे और ये समझेंगे कि जी आप तो सब कुछ कर रहे हैं, आप तो वो हैं सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं, ठीक है जी, आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट कोई नहीं है, तो फिर हो सकता है कि आपकी जो पॉलिसीज हैं उनमें बहुत सारे लूप होल निकल के आ जाएं, और जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो पता लगेगा कि यार ये तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि एड्रेस करने वाली थी जो रह गई हैं, जो सही तरह से एड्रेस नहीं हो सकी। तो इसलिए इंफॉर्मेशन को गैदर करना, फीडबैक को गैदर करना और की स्टेक होल्डर के साथ डिस्कस करना भी ज़रूरी है, उनसे वेट करवाना, उनसे रिव्यू करवाना, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप उनसे भी रिव्यू करवाएं, राइट। ड्राफ्टिंग अलाइन एचआर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। अब देखिए कि अब एचआर पॉलिसीज और उनकी जब ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो किस तरह से उनको अलाइन करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, राइट। नंबर वन पे क्या है जी, आउटलाइन एचआर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, क्रिएट अ क्लियर एंड कंसाइज डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन द एचआर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल से डॉक्यूमेंट बनाएं, कार लोन की पॉलिसी है तो उसका डॉक्यूमेंट बनाएं, उसका प्रोसीजर लैंग्वेज सिंपल यूज़ करें। अगर आपने लीव और अटेंडेंस पॉलिसीज बनानी है तो उसके ऊपर भी इस तरह से इन्हीं चीज़ों को लेके चलें। जो भी पॉलिसी बनानी है उसको कभी भी कम्प्लेक्स ना करें। इंश्योरेंस के ऊपर पॉलिसी बनानी है, हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर पॉलिसी बनानी है तो उसके ऊपर भी इन चीज़ों को मद्देनजर रखें। अलाइन विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल, इंश्योर दैट द एचआर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर आर इन लाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो किसी भी गोल को या ऑब्जेक्टिव को वो वायलेट ना कर रहा हो या उनकी स्पीड को कम ना कर रहा हो या कोई हिंड्रेंस ना प्रोवाइड कर रहा हो आपकी उस चीज़ को अचीव करने के लिए। इजी टू अंडरस्टैंड, राइट द एचआर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स in a way that is easy to understand for all stakeholders। के लिए हमेशा सिंपल लिखें, अंडरस्टैंडेबल वे में लिखें, राइट। दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप ऐसी लैंग्वेज यूज करें जो लैंग्वेज सिंपल हो, कम्प्लेक्स ना हो, राइट। by following these steps you can ensure that your HR policies and procedures are effective, efficient and aligned with the organization need and goal। इन सारे मरहलों में से गुजर के जब जाएंगे तो किसी किस्म का भी लूप होल आएगा नहीं, और वो पॉलिसी ऐसी होगी जिसके ऊपर सबका कंसेंट डेवलप हुआ होगा, सब लोगों की इनपुट आएगी। यूटिलाइजिंग फीडबैक फॉर इफेक्टिव पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। फीडबैक लेना जरूरी है, जो हम पीछे भी रिव्यू करते आ रहे हैं, पीछे भी हम डिस्कस कर रहे हैं। गैदरिंग फीडबैक फ्रॉम एम्प्लॉयज, मैनेजर एंड अदर स्टेक होल्डर इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिएटिंग इफेक्टिव पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। By listening to their input, organization can ensure their policies are practical and effective। ठीक है जी, जब आप लोगों की इनपुट के साथ पॉलिसीज को डेवलप करेंगे, बनाएंगे, तो फिर लोगों का एक तो ऑनरशिप आएगी
और फिर लोगों को पता लग जाएगा, आपके स्टेक होल्डर्स को पता लगेगा, आपकी को वर्कर्स को पता लगेगा, आपके पीयर्स को पता लगेगा कि ये सब कुछ वो चीज़ें हैं जो कि प्रैक्टिकल है, ना कि थ्योरेटिकल है। प्रैक्टिकल भी है और इफेक्टिव भी है, और जिनका यूज़ जो और वायबल भी है, जिनका यूज़ करने से आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ जो है वो बड़ी तेज़ी से होगी और सॉलिड स्टेट किस्म की ग्रोथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन अचीव करेगी, कंसोलिडेटेड ग्रोथ अचीव करेगी। गेनिंग अप्रूवल फॉर रिवाइज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, कि अपने जो आपके हाई अप्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या कंप्लायंस वाले हैं, उनसे अप्रूवल लेना भी जरूरी है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू obtain अप्रूवल फ्रॉम senior management, legal and other relevant stakeholders when revising policies and procedures. This ensures that all stakeholders are in agreement with the changes and that the policies are compliant with relevant laws and organization, कि ये सब चीज़ों की कंप्लाइंस है उसको फुलफिल कर रही है ऑर्गेनाइजेशन की, और जितने भी लॉज हैं, रेलेवेंट लॉज हैं, उनको भी फुलफिल कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि कल कोई किसी चीज़ को वायलेट कर रहे हैं, किसी लॉ को वायलेट कर रहे हैं, तो फिर ये कि फ्यूचर में जाके आपको कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ जाएं थोड़ी सी नेग्लिजेंस की। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि जब आप रिव्यू करेंगे, अप्रूवल लेंगे, तो सब लोग आपके साथ शामिल हो जाएंगे और फिर आपकी एक कंसोलिडेट कम्प्रिहेंसिव किस्म की पॉलिसी बाहर आएगी जो कि आप एग्जीक्यूट कर सकेंगे अपने इदारे के अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट। ये भी वही बात की गई है कि आपने किस तरह से लोगों के साथ कम्युनिकेट करनी है पॉलिसीज को एम्प्लॉय के साथ। It is important to ensure that all employees understand the policies and procedure of the company. Clear and concise communication is key to ensure that everyone is on the same page and that there are no misunderstanding. सब लोगों का सेम पेज पे होना ज़रूरी है, ठीक है जी। क्वेश्चनर बना के लगाएं, क्वेश्चनर रेज करें, लोगों से क्वेश्चनर फिल करें, लोगों से फीडबैक फॉर्म फिल करें, ट्रेनिंग से पहले भी, ट्रेनिंग के बाद भी, इम्प्लीमेंटेशन से पहले भी, इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी, ठीक है, ताकि किसी किस्म की एम्बिग्विटी ना हो, किसी किस्म की कोई लूप होल ना हो और किसी किस्म का कोई सरप्राइज ना हो। सब लोग सेम पेज पे रह के चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें, लोगों को अंडरस्टैंड कर सकें, राइट। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आपने किस तरह से लोगों से वो लेना है, वेट करानी है, किस तरह लोगों को सेम पेज पे रखना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू obtain अप्रूवल फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट, लीगल सब लोगों से लेना है जी, ताकि आपकी बनाई हुई पॉलिसी जो है वो कंप्लाइंस को वायलेट ना करती हो, लॉ को वायलेट ना करती हो, और उन पॉलिसीज की वजह से किसी भी मरहले में जाके आपको लिटिगेशन का सामना ना करना पड़ता हो, ठीक है जी। तो ये ज़रूरी है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इंश्योर क्लियर कंसाइज कम्युनिकेशन इज की टू सेम पेज पे सब लोग आए एंड कोई भी किसी किस्म की भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो रही हो, राइट। अब इस मरहले पे आ जाते हैं, पॉलिसी आपने बना ली, ड्राफ्ट कर ली, ठीक है जी, वेट भी करा ली, रिव्यू भी करा ली, तो उसके बाद नेक्स्ट है कि अपने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोग हैं जो उस पॉलिसी से बेनिफिटेड होंगे या उस पॉलिसी से मुतासर होंगे, उसके पॉलिसी के मुतासरीन में से होंगे या फ़ायदा लेने वालों में से होंगे, या जिनको किसी भी वजह से नुकसान हो सकता है, तो वो सब लोगों को लूप में लिया जाए, उन सब लोगों को फीडबैक लिया जाए, उन सब लोगों को उस पॉलिसी के बारे में लिटरेट कराया जाए, उन सब लोगों को उन पॉलिसीज के हवाले से अवेयर किया जाए, उनको बताया जाए, उनसे बात की जाए। तो ये ज़रूरी है कि हम उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि कैसे हम उसको बताते हैं, लोगों को ट्रेन कैसे करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कैसे करते हैं। सबसे पहले जब अब कोई भी पॉलिसी आपने ड्राफ्ट कर ली, बना ली, तो उस पॉलिसी के हवाले से आपने क्या करना है, ट्रेनिंग नीड को आइडेंटिफाई करना है, असेस द स्किल एंड नॉलेज ऑफ एम्प्लॉयज टू डिटरमिन व्हाट ट्रेनिंग इज नीडेड, कि जो पॉलिसी आपने बनाई है उसके हवाले से उनको कौन कौन सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, किस तरह से उनको ट्रेन करने, कौन कौन सा कंटेंट आपने लेके उनको समझाना है ताकि वो अंडरस्टैंडेबल हो।
डेवलप ट्रेनिंग मटेरियल। अब उस पॉलिसी को बनाने के लिए सब लोगों को देखते हुए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे एम्प्लॉयज़ को मद्देनज़र रखते हुए, उनके जो लर्निंग कैपेसिटी है उसको कंसिडर करते हुए आपने क्या करना है कि ट्रेनिंग मटेरियल को डिज़ाइन करना है, राइट। Create material that explain policies and procedure in an easy to understand format। यहाँ पे हमने कोई अपनी इल्मियत नहीं झाड़नी लोगों के ऊपर कि हम कितने आलिम फाजिल हैं, हमें कितना कुछ पता है, नॉट एट ऑल। हमने सिर्फ ये देखना है जिनको हम सिखाने जा रहे हैं, जिनको हम एम्पावर करने जा रहे हैं, वो कितने आराम से, कितने ईजीली, कितना कन्वीनियंटली हमारा बनाया हुआ कंटेंट समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। डिलीवर ट्रेनिंग, प्रोवाइड ट्रेनिंग टू ऑल एम्प्लॉयज इन अ टाइमली मैनर। अगर तो एक ही बैच को ट्रेन करना है तो उस हिसाब से आपने लोगों को ट्रेन करना है, या फिर डिफरेंट बैचेस में, डिफरेंट स्टेशन के ऊपर, डिफरेंट लोकेशन के ऊपर आपने लोगों को ट्रेन करना है, तो आपने कैसे ट्रेन करना है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आई वॉज इन ICI पाकिस्तान, जिसका जो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप है पाकिस्तान के अंदर। आई वॉज responsible for the learning and development and HR activities of that organization। तो उसका एक यूनिट था फार्मास्यूटिकल का, लाइफ साइंसेस का, उसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी HR की और HR प्रोफेशनल की, लर्निंग एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस को लीड करने की। तो आपको पता है लर्निंग एंड डेवलपमेंट जब आगे डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज आती है तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट के लोग ही होते हैं जो सबसे आगे फ्रंट फुट पे आगे काम करते हैं। तो वहाँ पे अक्सर जो एक एक्विजिशन या मर्जर हुआ तो उसके बाद बहुत सारी पॉलिसीज चेंज हुई, बहुत सी पॉलिसीज नहीं आई। तो उन पॉलिसीज को लेके जाने के लिए तकरीबन 500 प्लस लोगों को लेके जाने के लिए एक यूनिट था, कमर्शियल यूनिट था, उसके लोगों तक एग्जीक्यूट करने के लिए हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर 7 स्टेशन बनाए, बिग सिटीज़ के अंदर, बिग सिटीज़ के अंदर, उसके अलावा डिफरेंट हब्स के अंदर, ठीक है जी, 7 स्टेशन बनाए। तो हमने एक एक बंदे तक जाके पॉलिसीज को, प्रोसीजर्स को के हवाले से लोगों को ट्रेन किया, उन पॉलिसीज को लोगों के हवाले से लोगों तक एग्जीक्यूट किया, लोगों को समझाया, लोगों को अंडरस्टैंड करवाया, ठीक है जी, डिफरेंट टाइम स्पेंड के अंदर जाके। तो इस तरह हमने एक साइकिल में पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज थे, जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, उन सबको हमने ट्रेन कर लिया। तो ये भी हमने, और हमने एक कंटेंट बनाया कि हमने कौन कौन सी चीज़ों को ट्रेन करना है, कंटेंट को रिव्यू किया लोगों की अंडरस्टैंडेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, फिर हमने जाके ये किया। तो आप लोगों को भी ये प्रैक्टिस करनी है कि आपने किन किन लोगों को किस किस तरह से ट्रेन करना है ताकि लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है जी। प्रोवाइडिंग training to all employees on the policies and procedure is essential to ensure they understand their right and responsibilities। जब ये चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि उनके राइट क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है जी, उनकी लीव पॉलिसी क्या है, ब्रेक पॉलिसी क्या है, शॉर्ट ब्रेक पॉलिसी क्या है। जैसे रमज़ान चल रहा है आजकल, तो रमज़ान में वो आपने किस तरह से प्रोडक्टिविटी को इंश्योर करना है, किस तरह से आपने एम्प्लॉय वेलबींग को भी इंश्योर करना है, तो इस हवाले से भी आपने पॉलिसीज डेवलप करनी है, एग्जीक्यूट करनी है। तो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप किस तरह से इन चीज़ों को लेके चलते हैं। तो फिर उसमें फिर आप उनको बताते हैं कि आपने जैसे उनको लेके चल रहे हैं, तो जब उनको लेके जा रहे हैं आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और मुख्तलिफ तरह की वो चेंजेस देख रहे हैं और पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट होता हुआ भी देख रहे हैं, उन पॉलिसी का अपने ऊपर इम्पैक्ट भी देख रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी देख रहे हैं, तो फिर ज़रूरी है कि हम फिर उनको समझाएं, अंडरस्टैंड कराएं, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू ऑल एम्प्लॉय ऑन द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर इज एसेंशियल टू इंश्योर दे अंडरस्टैंड देयर राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उनको पता लग जाए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं और उनकी राइट्स क्या हैं, यानी कि उनके फ़राइज़ क्या हैं, उनके हक क्या हैं, हकूक़ क्या हैं। लोग अक्सर हकूक़ के ऊपर या राइट्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं, तो ज़रूरी है कि उनके साथ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो एग्जीक्यूशन है और उनकी अंडरस्टैंडिंग है उसको भी क्रिस्टल क्लियरली बात की जाए ताकि लोग अंडरस्टैंड कर सकें। ये ना हो कि लोग सिर्फ अपने राइट्स की बात करें, लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर कोई बात ना करें, राइट। ठीक है जी, अभी जो हमने एक कंपोनेंट शेयर किया था पहले कि जी अब देखना क्या है, मॉनिटर एंड रिव्यू पॉलिसी एंड प्रोसीजर। आपने जो एग्जीक्यूट कर ली पॉलिसीज, कॉन्सेंट ले लिया,
अब इसको ये मॉनिटर भी करना है और रिव्यू भी करना है कि पॉलिसीज और प्रोसीजर को किस तरह से रिव्यू करना है, उनकी चीज़ों को देखना है कि किस तरह से आपने मॉनिटर करना है, राइट। मॉनिटर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स रेगुलरली, चेक फॉर इफेक्टिवनेस एंड एक्यूरेसी, ये देखते रहना, कंटिन्यूस देखते रहना, मॉनिटर करना है, राइट। अपडेट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, देखना है कि कहाँ पे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, जहाँ पे आप चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। रिफ्लेक्ट चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन नीड फॉर और एक्सटर्नल फैक्टर, आपने रिव्यू करना है अपनी पॉलिसीज को एक्सटर्नल फैक्टर को भी मद्देनजर रखते हुए। रिव्यू पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, कि जो भी आपने पॉलिसी बनाई है उनको अपडेट भी करना है, उनको रिव्यू भी करना है, ताकि उनकी एक्यूरेसी और इफेक्टिवनेस हमेशा मेंटेन रहे। रेगुलर मॉनिटरिंग एंड रिव्यू ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर इज एसेंशियल टू इंश्योर दे आर अप टू डेट एंड इफेक्टिव। ये ना हो कि आप पॉलिसीज को अपडेट ही ना करें, रिव्यू ही ना करें, तो पॉलिसीज आपकी ऑब्सोलीट हो जाए। ये पता लगे किसी वक्त में जाके कि यार जो पॉलिसीज आपने एग्जीक्यूट करनी थी, डेवलप की हुई हैं, वो तो ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, वो तो यूजलेस है, अब तो किसी के लिए भी काम की नहीं है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, यहाँ पे देखते हैं, स्टडी करते हैं जी। डेवलपिंग इफेक्टिव HR policies and procedure, developing effective HR policies and procedure is essential for any organization to ensure that their goals and objectives are met. It requires a comprehensive understanding of the organizational need and a commitment to ongoing review and improvement. This is very much important कि आप बार बार रिव्यू करते रहें, बार बार मॉनिटर करते जाएं, कंटिन्यूस मॉनिटर करते जाएं, और देखिए कि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं उनको भी मीट कर रही है, और आपकी पॉलिसी नहीं कर रही। दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आप इफेक्ट इंप्रूव करें। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने किस तरह से पॉलिसीज को बनाना है, डेवलप और जितने भी कंपोनेंट हैं कंसीडर करें, और मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो आप लेके चलेंगे अपने चीज़ों को लेके किस तरह से चलना है। नो, मेरे ख्याल से हम अब इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जो हमने अभी तक हमने देखा, रिव्यू करा, उसके बाद मैं आपके साथ कुछ और स्लाइड्स शेयर करूँगा ओवरऑल एक एरियल पर्सपेक्टिव से, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें चीज़ों को। राइट, वन बाय वन में जी, और वन बाय वन पैसे नकदी से वो ये लेके गई। या ओके, वन बाय वन हम इसको देखते हैं, डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं कि पॉलिसी डेवलप करते हुए जब आपने बात करनी है तो किस तरह से बात करनी है जी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हमारे साथ उमाइमा चौधरी हैं, मैं इनको मैं इनवाइट करना चाहूँगा कि पॉलिसी एंड प्रोसीजर के ऊपर डेवलप करते हुए किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं, तो किस किस तरह से की पॉलिसीज़ को डेवलप करते हुए कौन कौन से चैलेंजेस को इनको फेस करना पड़ा है। और जी उमाइमा, प्लीज़ शेयर योर input with other participants about the development of policies and procedures and their implementations. Please. जी, श्योर श्योर, ओके, कोई इशू नहीं है। मीनवाइल बाकी सब लोग भी अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी रखिए। हमने पॉलिसी हम बेसिकली हम डिफरेंट यहाँ पे मौजूद हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री से लोग मौजूद हैं यहाँ पे ना, डिफरेंट के हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट
डॉक्यूमेंट भी शेयर करूंगा ग्रुप के अंदर आप लोगों के साथ भी, और कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी शेयर करूंगा जो आप लोगों को हेल्प करेंगे, राइट। जी बोलिएगा उमाइमा, अगर आप रेडी हैं तो प्लीज। अगर किसी चीज की समझ में नहीं आई आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। वी आर ओपन टू आंसर यू। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको आंसर करें, आपको Actually, I was रिप्लाई in a करें। crowded space. I had to change my position from there. So your question was कि क्या टेक्निकल प्रॉब्लम्स या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं अभी तक मुझे ये काम करने में, जी if I'm बिल्कुल। right. So being a consultant, we do develop policies and procedures for different clients. अच्छा, उसमें जो आपने जिस तरह कहा कि बेंचमार्किंग होती है, फेयर इनफ, वो हम बिल्कुल वो उस पे ही करते हैं, इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। इसके अलावा अब प्रॉब्लम वहां पे आती है जब हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम सजेस्ट कर रहे होते हैं क्लाइंट को, और क्लाइंट उसको डिक्लाइन कर रहा होता है बिकॉज दे डोंट वांट टू इम्प्लीमेंट द चेंज इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। सो वो जो चेंज एक्सेप्टेंस वाली बात है, जहाँ पे उनके प्रोसेसेस थोड़े भी डेविएट कर रहे होते हैं या उनकी जो कंफर्ट जोन है वो बाहर खत्म हो रही होती है, उस वक्त वहां पे चैलेंज फेस करना पड़ रहा होता है उनको ये बताने के लिए कि ये आपका कंफर्ट जोन से तो आप बाहर इस वक्त निकलेंगे, थोड़ा चेंज आएगा आपकी प्रोसेसेस में या आपके पॉलिसीज के अंदर, बट ओवर द लॉन्ग टर्म आपको इसका फायदा होगा। तो वो जो एक्सेप्टेंस है वहां पे प्रॉब्लम आती है। यस, थैंक यू वेरी मच उमाइमा फॉर शेयरिंग योर फीडबैक। आपने बहुत अच्छा, बहुत ट्रू फीडबैक शेयर किया कि कोई भी चेंज जब लेके आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो वो चेंज की एक्सेप्टेंस जो है लोगों के लिए काबिल कबूल होती नहीं है। लाइफ में भी कुछ हम करें ना, छोटी सी भी कुछ चेंज के लिए हमें कोई उकसाने की बात करे या चेंज करने का कुछ कहे तो हम उसको भी एक्सेप्ट नहीं करते। इवन मैं जिस जगह पे बैठा हुआ हूँ यहाँ पे ना, मेरे कोई कोलीग या कोई भी सीनियर तो कोई भी मेरा टीम मेट आके मुझे कहेंगे कि आप ऐसा करें कि सर इस चेयर को छोड़ के आप उस चेयर पे चले जाएं, दूसरी चेयर पे, तो मैं उसको भी रेजिस्ट करूंगा फॉर द टाइम मीन। जी फिर बिल्कुल खुद ऐसे। को इस तरह होगा ना, तो ये होता है कि कोई भी चेंज को मैं अक्सर अपने, हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेशन होते हैं तो मैं कहता हूँ कि चेंज को सब लोग अपोज करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, सवाई एक जो छोटा बच्चा होता है ना जो वेट डायपर में होता है, वो खुशदिली से चेंज को एक्सेप्ट करता है कि यार फटाफट आके मेरा डायपर चेंज कर दे वहाँ मेरी आके ना। तो मेरी मदर, तो वही चेंज को सबसे जल्दी एक्सेप्ट करता है, वरना कोई भी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन उनको कन्विंस करना पड़ता है, प्रीच करना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। जी हमारे साथ एक और पार्टिसिपेंट है रेहान खान, वो अपना फीडबैक शेयर करना चाह रहे हैं, तो प्लीज रेहान शेयर योर फीडबैक। सर एक दफा क्वेश्चन रिपीट कर दें, मैं एक मीटिंग में बैठा हुआ था, बातें आप सुन रहे थे, मैं फिर आपको जवाब देता हूँ। जी जी, असल में आज हम जो स्टडी कर रहे हैं दैट इज अबाउट द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर डेवलपमेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, तो पॉलिसीज को हम डिफरेंट लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको उन हिसाब से, उसके हिसाब से बनाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व करती जाती है, डेवलप होती चली जाती है, तो हम पॉलिसीज को भी चेंज करते चले जाते हैं ना। तो मैं ये पूछ रहा था कि आप लोग जब पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये करने का मौका मिला तो कौन कौन से चैलेंजेस को आपको फेस करना पड़ा उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में? सर सबसे बड़ी मैंने एक मतलब पॉलिसीज बनाई। सर आवाज आ रही? जी आ रही है आवाज, यू आर ऑडिबल, थोड़ा सा लाउडली बात करें। अच्छा सर, जब हमने पॉलिसीज बनाई तो सबसे बड़ा सर या पॉलिसीज को चेंज किया तो सर उसमें सबसे बड़ा जो इशू है जो हमने फेस किया वो ये कि सर आपको नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व होते हैं जो उन पॉलिसीज को अप्रूव करते हैं, डिसअप्रूव करते हैं, उसके बारे में फीडबैक दे रहे होते हैं। तो सर दैट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग थिंग। मतलब आपको एक छोटी सी पॉलिसी बनानी है, तो अगर आपके सीईओ या आपके डायरेक्टर्स या आपके सीटीओ अवेलेबल नहीं है तो आपका टाइम काफ़ी वेस्ट होता है उस चीज़ के अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि सर आप जब एक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड पॉलिसी को चेंज करते हैं तो सर आपके इर्द गिर्द के काफ़ी जितने भी लोग होते हैं उनको सर उसको अडॉप्ट करते हुए, उसको फॉलो करते हुए और उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए सर बड़ी डिफ़िकल्टीज आती है, जिसके लिए सर आपको रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे कि आपको ट्रेनिंग्स देनी पड़ती हैं। उसके बाद सर उसकी प्रोज एंड कॉन्स बताने पड़ते हैं उस पॉलिसी के, और सर फिर उसके अंदर सर आपको उसे इम्प्लीमेंट करते हुए प्रोसीजरल टाइम लगता है काफ़ी। मतलब आप से 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में चेंज नहीं कर सकते, मतलब यू नीड क्वाइट ऑफ अ बिट ऑफ मंथ्स,
जिसके सर उस प्रोसीजर में लेके आना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाना, उसके फिर प्रोज एंड कॉन्स को देखना, फिर अकॉर्डिंगली सर उसको मॉडिफाई करना कि जो हमने पॉलिसी बनाई थी फिर इसको इम्प्लीमेंट किया, इसके जो हमें रिजल्ट आया वो फ्रूटफुल था भी या नहीं। और सर तीसरी चीज़ हमने देखी कि अगर आप सस्टेनेबिलिटी की तरफ रहते हैं, पॉलिसी में कुछ सस्टेनेबिलिटी चाहते हैं, तो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा वो जो है ना रिटेलिएशन देखनी पड़ती है। कि सर लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसको फॉलो नहीं करते। और तीसरी चीज़ सर कि कोशिश करते हैं कि सर उस रूल को, उस रेगुलेशन को सर डिनाई किया जाए किसी न किसी तरीके से, क्योंकि सर वो लोग अपने कंफर्ट ज़ोन में होते हैं। और लास्ट थिंग कि सर क्योंकि जैसे हम लोग एक ऑडिट फर्म है, हमें अपने स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है, ISO स्टैंडर्ड्स को। तो सर हमें उस पॉलिसी को डॉक्यूमेंटेड करना पड़ता है स्टैंडर्ड के लिहाज से भी, जिससे सर एक एडिशनल हमारे पे ना एक वर्कलोड ऐड हो जाता है। जब भी हम कोई भी मॉडिफाई करते हैं, इवन कि हमें पॉलिसी के अंदर से एक सिंगल लाइन भी मॉडिफाई करनी पड़े, तो सर हमें उसे फिर ISO स्टैंडर्ड के मुताबिक भी मॉडिफाई करना पड़ता है। मतलब सर उसका एक अलग सा प्रोसीजर है पूरे जी स्टैंडर्ड को फॉलो। जी सर, थैंक यू फ्रॉम माय साइड, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा सही कहा कि लोग रेजिस्ट करते हैं, लोगों से इम्प्लीमेंट करना इतना इजी नहीं होता। और बहुत सी जगहों पे इसीलिए ना एक पूरा प्रोसीजर हमने पीछे डिस्कस किया था कि लोगों को आपने लूप में लेना है पॉलिसीज को बनाते हुए। और ये यकीनन ये बात है, आप सही कह रहे हैं कि टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड होता है अप्रूवल को लेते हुए। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया तो वो जब हम ट्रेन करते हैं लोगों की इंक्रीज हो जाएगी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से, और उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के साथ साथ उनका लाइफ जो स्टाइल है वो भी इजी हो जाएगा, वर्किंग उनकी इजी हो जाएगी। तो तब जाके वो कन्विंस होते हैं। फिर उनको काम किया, सैप को लॉन्च किया, सक्सेस फैक्टर को लॉन्च किया, इस तरह के, और शेयर पॉइंट को लॉन्च किया, शेयर पॉइंट की सर्विसेज को लॉन्च किया, लीव पॉलिसीज को लॉन्च किया, तो सबको जाके ट्रेन किया, अंडरस्टैंड करवाया सबको भाई ये चीज़ें हैं, ये अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ें, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। पेपरलेस एनवायरनमेंट की तरफ आपको लेके जा रही हैं, तो इंफॉर्मेशन ज़्यादा इजी हो जाएगी आपके लिए। तो तब जाके लोग कन्विंस होते हैं। फिर बार बार क्या कहते हैं, ओवर नाइट कोई ड्रास्टिक चेंज आता नहीं है। बार जाके आपको बीइंग एन इवेंजलिस्ट लोगों को इसकी प्रीचिंग करनी पड़ती है, तबलीग करनी पड़ती है, फॉलो अप करना पड़ता है, और फिर जाके आपकी पॉलिसीज अपनी ट्रू स्पिरिट में जाके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट ऐसा ही होता है। तो मैं चाहूँगा कि अब नेक्स्ट हमारे साथ और पार्टी जैसे रवि, वो हमें हमारे साथ अपना पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करते हुए उन्हें किस किस तरह के चेंजेस का फेस काम करने का इत्तेफाक हुआ है आप लोगों को, तो वहाँ पे कौन जी 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 बुशरा प्लीज आप बताइएगा, अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। जी अच्छा जी, आप खालिद जी बोलिएगा। सॉरी सर, एक्चुअली ऑफिस टाइम है, दैट्स व्हाई मैं थोड़ा सा टाइम चाहिए था मुझे। सर मुझे आप के साथ आ, आ, जी बोलिए। आपकी वॉइस में डिस्टॉर्शन आ रहा है बुशरा, तो आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही यहाँ पे ना लोगों को। ठीक
यस ऑफ कोर्स यू आर एब्सोल्युटली राइट। अच्छा चलिए ठीक है जी, और आप अपनी चीज अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, थैंक यू वेरी मच जी। जी नेक्स्ट में यहाँ पे हमारे साथ हैं कोई और पार्टिसिपेंट शेयर करना चाह रहा हो अपना इनपुट, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस। तो हमने बहुत सी जगहों पे पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया, पॉलिसीज़ को बनाया भी, डेवलप भी किया, रिव्यू भी किया। अभी डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है ना। यहाँ पे जो स्टार्टअप्स हैं या सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, सॉफ्टवेयर जो हाउसेज हैं, कॉल सेंटर्स हैं, या इस तरह की इंडस्ट्रीज हैं, सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं, वो बहुत फास्ट पेस पे काम कर रही होती हैं। ठीक है जी, उनको फास्ट पेस पे रहना है, वो स्लो मोशन में तो काम कर नहीं सकते। तो वहाँ पे प्रोसीजर्स और पॉलिसीज के ऊपर बड़ी जल्दी जल्दी लोगों ने काम करना होता है, बहुत जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट करना होता है अपनी पॉलिसीज, और उनके अंदर रिव्यू भी जल्दी जल्दी करने होते हैं, क्योंकि उनके सामने सामने रिजल्ट आ रहे होते हैं सारे के सारे। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये देखने की ज़रूरत है, कोई भी जगह पे, जिस जगह पे भी आप काम कर रहे हैं, आप एक काम करें, जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी आप काम कर रहे हैं, आप एक ना रिव्यू लेना शुरू कर दें उस पूरे सेटअप का। आप रिव्यू लें कि आपने जब उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए घर से निकले, जॉब करने के लिए घर से निकले, तो जॉब करने के लिए घर से निकलने से लेके और ऑफिस के अंदर जाने तक, फिर जाके दोबारा घर वापस पहुंचने तक कौन कौन सी ऐसे स्टेप्स हैं, कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जहाँ पे पॉलिसीज की ज़रूरत है। आप घर से निकलते हो, आपको एक ट्रैवल पॉलिसी की ज़रूरत है, कम्यूट करने वाली पॉलिसी की ज़रूरत है, जो आपको कम्यूट करने में, ऑफिस तक कम्यूट करने में हेल्प करे। ठीक है जी, आपको घर में आपके वर्क लाइफ बैलेंस को सही मेंटेन रखे, उसकी ज़रूरत है। घर में हो तो वर्क लाइफ बैलेंस है, उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। ठीक है जी, घर से निकले, ऑफिस जाने का इरादा किया, तो वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन है, कम्यूट करना है, ये भी एक, यहाँ पे भी एक, इस स्टेप के अंदर भी एक पॉलिसी आएगी। ठीक है जी, ऑफिस आप आ गए, ऑफिस में आपने आए, ऑफिस के ऊपर आपने ऑफिस की जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पे पहुँचे, मेन एंट्रेंस पे फिर आपकी थंब इम्प्रेशन के साथ या जिस तरह से भी हो, फेस से, फेस डिटेक्शन से, थंब इम्प्रेशन से या मैनुअली रजिस्टर के ऊपर आपने अपनी अटेंडेंस लगा ली। ठीक है जी, तो वो भी एक अटेंडेंस जो मार्क की, ठीक है, बायोमेट्रिक के ज़रिए से, वो भी एक ऐसा स्टेप है जिसके लिए एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की ज़रूरत महसूस होती है आपको ना, कि जी आपने अटेंडेंस मार्क कर ली, तो अब ज़रूरत है उस अटेंडेंस सिस्टम को, और वहाँ उससे रेलेवेंट पे रोल भी होता है, उससे रेलेवेंट क्या कहते हैं, ओवर टाइम भी होता है। तो इन सबको भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ठीक है जी, तो इसके लिए भी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने आए, ऑफिस में बैठे, वर्क स्टेशन आपको अलॉट हुआ होगा, आपको ऑफिस की तरफ से कुछ रिसोर्सेज अलॉट हुए होंगे, उन रिसोर्सेज, अलॉटेड रिसोर्सेज को भी क्या कहते हैं, मेंटेन करने की ज़रूरत है। उस अलॉटेड रिसोर्सेज को भी देखने की ज़रूरत है कि कौन से ग्रेड के ऊपर किस तरह के रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं, अलॉट किए जाते हैं। ठीक है जी, आपको लैपटॉप मिला ऑफिस से, उसकी पॉलिसी क्या है, आपको कार मिली है ऑफिस से, तो उसकी पॉलिसी क्या है, आप ब्रेक के अंदर जाके चाय पीने जाते हैं अपने एक ऑफिस के अंदर, जो भी आपने मेस वगैरह बनाई हुई है, तो उसकी पॉलिसी क्या है, वहाँ पे खाना खाने जाते हैं तो उसकी पॉलिसी क्या है, कैसे चार्ज होंगे, किस तरह से आपने उसमें शेयर करना है, उसकी पॉलिसी क्या है। मेस के अंदर जाने की, आपने वर्कआउट करना है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि ताकि किसी किस्म का बर्नआउट ना हो, तो उसकी पॉलिसी क्या है, वर्कआउट करने की पॉलिसी क्या है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दूसरे लोगों से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, टीम वर्क एस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए पॉलिसी क्या है। दूसरे लोगों के काम आना है या उन लोगों से काम लेना है, तो उसके लिए पॉलिसी क्या है, ये ज़रूरी है। ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिर आपने एक्सकर्शन करनी है, लीव लेनी है, तो उसकी पॉलिसी क्या है। आपको छुट्टी करने के बाद सैलरी आनी है, सैलरी की पॉलिसी क्या है। आपको डिफरेंट अलाउंसेज आने हैं, उन अलाउंसेज की मिलने की पॉलिसी क्या है। आपने एनुअल लीव पे जाना है, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे क्या करती हैं, LFA करती हैं, लीव फेयर असिस्टेंस, किसी वो फिर साल में 3 एक सैलरी के बराबर आपको एक LFA मिल जाता है, लीव फेयर असिस्टेंस। जब आपने पेड लीव के ऊपर जाते हैं सैर वगैरह करने, एक्सकर्शन के ऊपर,
तो उसकी पॉलिसी क्या है। ठीक है जी, आप छुट्टियां करते हैं, छुट्टियों के बदले में आपकी कंपनसेशन जो है वो डिडक्ट होती है या रहती है, तो उसकी पॉलिसी क्या है, इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। बच्चों की स्कूलिंग है, तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बच्चों की स्कूलिंग के अंदर फैसिलिटेट कर रही है तो उसकी पॉलिसी क्या है। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। और कोई भी चीज़ सोचें आप ऑफिस से रेलेवेंट जो भी होती है, तो उसकी पॉलिसी क्या है, तो उस पॉलिसी को कैसे डेवलप करना है। एचआर के अंदर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन है, उसकी पॉलिसी क्या है। टैलेंट एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट, उसकी पॉलिसी क्या है। और भी इस तरह के कंपोनेंट्स हैं, उनकी पॉलिसी क्या है, तो इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है जी। मैं और हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल अकरम, नबील तबीता, इनसे भी इनपुट ले लेते हैं। ये लोग डिस्कस, जो इनमें से जो लोग डिस्कस कर सकते हैं वो करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें प्लीज़। जी बिलाल अकरम। जी जी, So I would like to share प्लीज my प्लीज। opinion in this regard. So Sure. right now I'm traveling. I hope I'm audible. Yeah, you are audible right now. That's great. Okay, so basically I wanted to share that sometimes there are organizations hybrid किस्म का वर्क मॉडल चल रहा है। तो यहाँ पर सर जो मेन चैलेंज आ जाता है कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो उनको वर्क फ्रॉम होम दिया जा रहा होता है, कुछ ऑन साइट काम कर रहे होते हैं। तो जो मेन चैलेंज ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाना जो कि सबके लिए जो है एक आपके सबके बैलेंस में हो, यानी किसी को ज़्यादा राइट्स मिल रहे हैं, किसी को कम मिल रहे हैं, इस सबके कोई बायस नहीं क्रिएट। सो यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन भी करना चाहूँगी कि इस तरह की वर्क कल्चर में किस तरह की पॉलिसी जो है अटेंडेंस रिलीव के हवाले से इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी रिसोर्सेज को आप कह सकते हैं, जैसे बाकी पार्टिसिपेंट्स ने भी बात की कि एक कंफर्ट जोन में रहने की एक हैबिट भी होती है सबकी। तो फौरी तौर पर अटेंडेंस और या लीव पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवा दी जाए तो सबके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाए। अच्छा, तो हाइब्रिड मॉडल में किस जी तरह जी की जो है पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए? जी, हाइब्रिड देखिए जी, मैं बताता हूँ। थैंक यू। कोविड के बाद पर्टिकुलरली ये बड़ा चैलेंज आया कि लोग वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गए, और फिर उसके बाद दुनिया ने एक नई चीज़ सीखी कि दुनिया ने एक नई चीज़ ये सीख ली कि कोविड तो ख़त्म हो गया, लेकिन इससे पहले भी ये कंसेप्ट ज़रूर मौजूद था फ्लेक्सी टाइम का या हाइब्रिड मॉड्यूल। इससे पहले कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यूरोप के अंदर और बहुत सी कुछ पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी था कि जी 5 डेज अ वीक, अगर वीक है वर्क वीक है तो 4 डेज आप ऑफिस आ जाएं, 1 डे आप वर्क फ्रॉम होम कर लें। ठीक है जी। इसमें फिर अभी बहुत सारे टूल्स यूज़ किए जा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि जिससे आप प्रोडक्टिविटी एंगेज करने के लिए और वर्क फ्रॉम होम को वर्क फ्रॉम होम रखा जाए, ना कि वर्क फ्रॉम होम हो जाए, वर्क फॉर होम हो जाए। उससे बचने के लिए, उससे अवॉइड करने के लिए डिफरेंट टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं। और आप ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं, जैसे स्काइप यूज़ करते हैं या इस तरह की और चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। आप प्रोडक्टिविटी गेज करने के और टास्क के ऊपर बात कर सकते हैं, KPIs के ऊपर जो आपने सेट किए हुए हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो आपने सेट किए हैं उनको डिज़ाइन कर सकते हैं और वर्क लोड को गेज कर सकते हैं। और ये भी देख सकते हैं कि जी जॉब एवेल्युएशन और जॉब एनालिसिस को देख सकते हैं कि जी क्या वर्कलोड जस्टिफाई करता है कि नहीं करता। तो फिर उसके वर्सेस जो प्रोडक्टिविटी आपको गेन होती है, जो मिलती है, तो उसको देख सकते हैं। तो वर्क फ्रॉम होम को अभी गेज करना कंपैरेटिवली शुरू में मुश्किल था, लेकिन अब ज़्यादा कम ईजी होता जा रहा है और लोग उस पर काम कर भी रहे हैं। क्योंकि लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से एक नई चीज़ थी ये
तो इसलिए शुरू में चैलेंजेस आए थे, और लेकिन ये है कि इसका फ़ायदा भी बड़ा है, तो इसको कर सकते हैं। बाकी ये है कि जैसे पॉलिसीज़ की बात कर रहे थे, तो जिस तरह कविता आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली डाटा साइंस से रेलेवेंट है, ये सॉफ्टवेयर हाउसेस जो होते हैं वो डाटा साइंस से रेलेवेंट होते हैं। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जो डाटा साइंस से रेलेवेंट नहीं भी होती, वहाँ पे एक चीज़ को देखा गया था कि वहाँ पे डाटा की वैल्यू को कंसीडर ही नहीं किया जाता था कि डाटा की भी कोई वैल्यू है। तो फिर ये होता था कि डाटा की वैल्यू को जब कंसीडर नहीं करते थे, कोई भी एम्प्लॉय आता था छोड़ के जाता था, तो वो छोड़ के जाते हुए सारी फिजिकल चीज़ें तो आपको हैंड ओवर करके जाता था एचआर के। फिजिकल चीज़ें हैंड ओवर इसका करना, जैसे लैपटॉप दे दिया, गाड़ी दे दी, ठीक है जी, और चीज़ें दे दी इस तरह की ना, मैनुअल वगैरह वापस कर दिए और चीज़ें वापस कर दी। लेकिन जो उसके पास उसने इतना अर्सा काम किया, डाटा डेवलप किया, एक तरह का आर्काइव डेवलप किया, उसके ऊपर हैंडलिंग के ऊपर किसी का फोकस ही नहीं होता था। लोग डाटा को कोई एसेट समझते ही नहीं थे। और वो होता क्या था जी, वो कुछ ऐसे लोग भी होते थे जो किसी क्लैश की वजह से जिनको जाना पड़ता था, तो वो क्या करते थे, सारा का सारा डाटा साथ ले जाते थे, और जो बैक एंड के ऊपर जाके वो ये करते थे, बैक एंड पे जाके वो ये करते थे कि फॉर्मेट कर जाते थे अपने लैपटॉप को या डिवाइसेस को फॉर्मेट कर जाते थे। जब वो डिवाइसेस को फॉर्मेट करते थे तो फिर उनकी जगह पे, उनकी पोजीशन पे किसी नए आदमी को आना पड़ता था। तो फिर क्या होता था कि उस नए आदमी के लिए, नए रिसोर्स के लिए किसी किस्म का कोई डाटा नहीं होता था, तो उसको फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ता था। कोई लेगेसी नहीं होती थी, कोई बैकएंड में कोई चीज़ नहीं होती थी, तो फिर उनको जब जीरो से स्टार्ट करना पड़ता था तो फिर ये बड़ा मसला होता था कि भाई जितनी डेवलपमेंट आपने की वो वेस्ट होगी, जितने मैनुअल बनाए, जितने प्रोडक्ट मैनुअल बना लिए आपने, जितने प्रोसीजर्स बना लिए, सब के सब वेस्ट हो गए। जब सब के सब वेस्ट हो गए तो फिर आपका कोई भी रिसोर्स नया आएगा तो वो फिर जीरो से स्टार्ट करेगा, ना कि फिर वहीं से स्टार्ट करे ना। तो ये इस चीज़ से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों के ऊपर भी, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी वो करें, फोकस रखें, राइट। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जी श्योर, रेहान आप बात कीजिए प्लीज़। जी प्लीज़ रेहान बात कीजिए। अभी खैर आपने शायद बात कोई नहीं की, तो हमें अभी आपको सुन नहीं पा रहे ना। जी प्लीज़ रेहान। Is Rehan Khan is audible to all of you? No, we are not आवाज hearing नहीं you. आ रही। Okay, रेहान आप सुनाई नहीं दे रही आपकी, you are not audible to all of us. आप अनम्यूट तो है लेकिन सुनाई नहीं दे रही आपकी। नहीं रेहान, आप इसको ठीक करें सेटिंग को। पहले तो इससे प्रीवियसली जब आपने बात की थी तो सब लोग आराम से सुन सके थे आपको, बट राइट नो, या आप ऐसा करें कि अगर आप लिख सकते हैं तो मैसेज में वो कर दें, चैट में कर दें ना। सर आपको आवाज़ आ रही है? आ रही, आना शुरू हो गई आवाज़। थैंक यू जी सर। सर सबसे पहले बात ये कि सर हाइब्रिड मॉडल जो है सर कोई नया मॉडल नहीं है, ये पुराना मॉडल है। लेकिन सर कोविड के बाद लोगों ने ज़्यादा इसकी इम्प्लीमेंटेशन में काम शुरू कर दी, क्योंकि लोगों ने एम्प्लॉयज स्टार्ट थिंकिंग कि इस मॉडल पे भी काम किया जा सकता है और ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। और सर फिर जो कंपनीज के ओनर्स हैं या जो बॉसेस थे, उनको भी फिजिबल लगा कि काफ़ी चीज़ें उनकी सर, जैसे कि उनको एम्प्लॉय की ऑन साइट इंश्योरेंस और काफ़ी चीज़ें सर उनको बचत होती है इससे। सर इस चीज़ में सर फॉलो करते हो। लेकिन सर ये है कि सबसे बड़ी चीज़ ये कि सर हाइब्रिड मॉडल में आपको अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो है ना वो फेयरली ट्रस्ट करना पड़ता है कि वो जो काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं।
उसके अलावा सर आपको फिर उनको जो है ना फीडबैक देना पड़ता है सर ऑन रेगुलर बेसिस। तो सर ऑन साइट जब आप काम कर रहे होते हैं तो यू कैन हैव सम सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो आपने सेलेक्ट किया होता है 6 months या आफ्टर अ ईयर। लेकिन सर जब आप हाइब्रिड मॉडल में काम करते हैं तो ये आपको उनको रेगुलर फीडबैक देना पड़ता है उनके काम के ऊपर। और तीसरी चीज़ ये है कि सर आपको उनको चेक इन करना पड़ता है रेगुलरली कि सर मुख्तलिफ तरीके हैं उसके लिए, जैसे कि सर वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लें, उनको मीटिंग्स में कॉल कर लें। तो सर आपको रेगुलर चेकअप करना पड़ता है। और सर ये एचआर के लिए एक जो भी लोग एचआर में काम कर रहे थे सर उनके लिए एक एडिशनल जॉब के लिए सर एक एडिशनल जॉब बन गई कि सर उन्होंने रेगुलर किसी न किसी एम्प्लॉय को चेक करते रहना पड़ता था, उनको करना पड़ता भी है इस हाइब्रिड मॉडल में। सर कैन यू हियर मी? जी सॉरी फॉर बीइंग इंटरप्टेड ड्यू टू इंटरनेट कनेक्टिविटी। अभी डिस्कनेक्शन हो गया था। जी रेहान आप कह रहे थे तो आपकी बात हुई थी कि हाइब्रिड मॉडल। जी नबील यू वांट टू से समथिंग? सर मैंने चैट में शेयर कर दिया सर माय पॉइंट ऑफ। ओके ग्रेट, ठीक हो गया। यू आर सो राइट। जी हाइब्रिड मॉडल वाकई में पुराना मॉडल है, और लेकिन ये कि आप वाली बात है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना ज़रूरी है, प्रोडक्टिविटी को गेज करना ज़रूरी है। और लेकिन ये है कि ये जो नया मॉडल आया है हाइब्रिड मॉडल, इसके साथ ही कोविड के बाद जो हमने यूज़ करनी शुरू कर दी ये वाली चीज़ें डिफरेंट रिसोर्सेज, तो उसकी वजह से रिमोट वर्किंग का भी बड़ा कंसेप्ट आ गया ना। अब पाकिस्तान में रहते हुए भी यूरोप में यूएसए में काम कर सकते हैं, और बहुत से लोग काम करते हैं जो रिमोट जॉब करते हैं। और इवन जब आप किसी जगह पे अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ये लिखा हुआ आता है कि जी आप चॉइस कर सकते हैं कि जी आप रिमोट जॉब के ऊपर अप्लाई करें और रिमोट जॉब करें और अपने इस कंट्री में रहते हुए। और कई लोग काम कर रहे हैं, फ्रीलांसर्स भी काम कर रहे हैं, इवन एचआर मैनेजर भी काम कर रहे हैं
और पाकिस्तान में रहते हुए दूसरे कंट्रीज में काम करते हैं ड्यू टू दिस क्या कहते हैं ये फैसिलिटी की वजह से ना। जी जी नबील, आप कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम ओवरऑल पॉलिसी डेवलपमेंट पे कुछ शेयर करना चाहूँगा। एक ऑर्गेनाइजेशन में जब पॉलिसी डेवलपमेंट की बात आती है तो सबसे पहले आप अगर एक जगह पे एक कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है और आपको टास्क दिया जाता है कि जी एग्जिस्टिंग प्रोसेस को समझ के आपने एक पॉलिसी बनानी है, तो सबसे पहले तो आपको एज इज और टू बी में परेशानी होती है कि सब कुछ को डॉक्यूमेंट करना होता है किसी न किसी तरीके से। तो एक एसओपी या एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उस कंपनी की एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस को उनके हिसाब से समझ के उसको ही पेपर में लिखने में बहुत टाइम लग जाता है। और उसके बाद जो हमारे और दोस्तों ने बात की कि स्टैंडर्ड या बेस्ट प्रैक्टिस की, वो तो नेक्स्ट लेवल है। तो अगर हम उन्हीं की जो एग्जिस्टिंग कस्टमाइजेशन है वो ही पेपर में लिख के हम ये कहते हैं कि हम कल से इसको अप्लाई टू ऑल कर देंगे, तो वो उसमें ही नहीं मानते, तो फिर वो बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करना तो खैर बहुत ही अलग लेवल की बात होती है। तो मेरे अब तक के एक्सपीरियंस में अगर आप कंपनी की एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस को एक डॉक्यूमेंट में करके उसको अप्लाई टू ऑल करने की भी बात करते हैं तो उसी में ही रिवेलियन आता है। उसके बाद उसको अप्लाई टू ऑल करके बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करना, ये तो नेक्स्ट लेवल की बात है। तो मेजर प्रॉब्लम मेरे हिसाब से यही है कि उनको बताना कि सब पे अप्लाई कर दो तो उस पर ही नहीं मानते। जी यू आर एब्सोल्युटली राइट, ऐसा होता है। मिसाल के तौर पर बताऊंगा ना, मैं अभी जब काम करते थे हम शुरू में, तो हमारा ईआरपी सिस्टम था, पहले नहीं था, मैनुअल था। मैनुअल के बाद ईआरपी सिस्टम आ गया, फिर सैप आ गया ना। अभी उन्होंने बताया कि इन चीज़ों से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी और लोगों को ये फील होना शुरू हो गया। आप उनको समझाएंगे, ये ट्रेन करना पड़ता है, ये उनको प्रीच करना पड़ता है, उनको बार बार जाके बताना पड़ता है, इवेंजलिस्ट होके बताना पड़ता है कि यार ये करना है, तो ये होता है। लेकिन फिर वो जो ऑर्गेनाइजेशन, जिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते, अडॉप्ट नहीं करते, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन अल्टीमेटली खत्म हो जाती हैं, बिजनेस खत्म हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है, या फिर भी ऑर्गेनाइजेशन ही कोलैप्स कर जाती है ना, ग्रो नहीं करती। जब तक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं करेगी, ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर की नीड को कैटर नहीं कर सकेगी, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिर लोगों की डेवलपमेंट, लोगों की ग्रोथ भी रुक जाएगी। ऐसे बहुत से लोग हैं देखिए कि जिन्होंने चेंज एक्सेप्ट नहीं की, चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया तो रेलेवेंट नहीं रहे। जब रेलेवेंट नहीं रहे तो फिर क्या हुआ कि अल्टीमेटली उनकी जॉब खत्म हो गई, उनकी ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गई तो जॉब भी खत्म हो गई। जब ऑर्गेनाइजेशन खत्म हुई, जॉब खत्म हो गई, तो फिर जब नई डिफरेंट जगह पर जाने का मौका मिला तो फिर वो इन ट्रेंड नहीं थे, रेलेवेंट नहीं थे, तो लोगों ने उनको एक्सेप्ट भी नहीं किया। तो ये कोई इतना आसान काम नहीं है। आपने एक बड़ी मशहूर कोटेशन एचआर से रेलेवेंट है कि कल्चर ईट्स स्ट्रेटजी। जो भी स्ट्रेटजी आप डिज़ाइन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर उसको ख़त्म, तबाह बर्बाद कर देता है, ख़त्म कर देता है, ठीक है जी, और इनइफेक्टिव बना देता है, ये होता है। लेकिन आपको ग्रेजुअली चीज़ों को इम्प्रूव करना है, ग्रेजुअली, एकदम से ओवर नाइट किस्म की चेंज आप लेके नहीं आ सकते, रेवोल्यूशन लेके नहीं आ सकते। इसके बड़े स्टेप्स हैं, बड़ी स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती हैं। मिसाल के तौर पे ये स्ट्रेटजी यूज़ की जाती है कि बाहर से लोगों को हायर किया जाता है, ठीक है जी, किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से लोगों को लेके आ जाते हैं, ठीक है। वो फिर क्या करते हैं, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर लेके आते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज लेके आते हैं, ठीक है। वो दैट इज वो डाइवर्सिटी लेके आते हैं। उस डाइवर्सिटी को, इस फ्लेयर को इधर के लोग देखते हैं तो वो उससे इंस्पायर भी होते हैं, फिर देखते भी है ना। तो ये डिफरेंट इंटरवेंशन की जाती हैं, इंटेंशनल इंटरवेंशन की जाती हैं, जो आप इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को समझाने के लिए, ठीक है जी। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से आप नेटवर्किंग कराते हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से लोगों को लेके आते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं भी आप देखते हैं कि जो टॉक्सिक लोगों से जान छुटकारा हासिल करते हैं, पहले कोशिश करते हैं कि वो ठीक हो जाए। अगर टॉक्सिक किस्म के जो लोग हैं, टॉक्सिक एनवायरनमेंट को फ्लोरिश कर रहे होते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, अल्टीमेटली कि उनसे जान छुड़ा लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को आपने ग्रो कराना है, आगे लेके जाना है। तो ये चीज़ें भी आप ये आपने बहुत से फ्रंट पे आके काम करना पड़ता है। तो ये आप सही कह रहे हैं कि नई चीज़ों की तरफ कैसे जाएंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस की तरफ कैसे जाएंगे। लेकिन अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस की तरफ जाएंगे तो अल्टीमेटली उसके उनको बेनिफिट होंगे, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर चेंज हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ चेंज हो जाएगी, ठीक है। अभी भी आप देख लें, फॉर एग्जांपल इस वक्त अगर आईटी की बात करें, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करें, तो यहाँ पे बहुत सारी सॉफ्टवेयर हाउसेज मौजूद हैं। कुछ होंगी जो जैसे प्राइम सॉफ्टवेयर है, तो वो इस्लामाबाद पिंडी में मशहूर है,
ये कराची में मशहूर है, लाहौर में मशहूर है। एक और सॉफ्टवेयर हाउस है जो इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर हाउस है, जैसे सिस्टम इंटरनेशनल है, एवेंसियन है, नेटसोल है। अब जो प्राइम सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहा है, जो लोकल सॉफ्टवेयर हाउस है, वो ये ज़रूर चाहेगा कि वो सिस्टम इंटरनेशनल में जाए, एवेंसियन में जाए, नेटसोल में जाए, या और किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाए जो पाकिस्तान से बाहर काम करता है। लेकिन वो सॉफ्टवेयर हाउसेज वहाँ पे पहुँचे किस वजह से? वो इस वजह से पहुँचे कि वहाँ बेस्ट प्रैक्टिस को अडॉप्ट करके पहुँचे। तो हम ये सीखेंगे, ये स्टडी करेंगे, ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कैसे इन प्रैक्टिस का फ़ायदा क्या है, ठीक है? तो ये इस पर कन्विंस करना पड़ेगा लोगों को। सर मैं एक चीज़ ऐड कर दूं? श्योर। सर सबसे पहले सर डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नेचर, जॉब और उसके बिजनेस की नेचर क्या है। सर अगर वो सर्विस इंडस्ट्री से है तो सर उसको इजी है अपने आप को चेंज इम्प्लीमेंट कराना। जैसे कि सर कोविड में हम लोगों को भी काफ़ी चीज़ें चेंज करनी पड़ी थी, लेकिन सर हमें उसके लिए रैपिडली काम करना पड़ा था। तो सर हमें अपना अटेंडेंस सिस्टम हमें अपने सारे बंदों को ऑनलाइन सर्वर्स पे ले जाना पड़ा था, क्लाउड बेस पे हमें जाना पड़ा था, और सर वो उसके लिए हमें एफर्ट्स करनी पड़ी थी। तो सर चेंज तो चले अपनी जगह होती है, टफ है, लेकिन ये है कि सर आपको उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं। और सर कोविड एक ऐसी चीज़ थी जिसने डायनामिक्स ऑफ द वर्ल्ड चेंज कर दिया ग्लोबली। आप लोग सिर्फ इस चीज़ पे बैठ के अब कर नहीं सकते कि आप इन रिटन पेपर हो, लेकिन सर अब आपको अकॉर्डिंगली इसके लिए काम करना पड़ता है। और कोविड के बाद सर एचआर वालों की जॉब्स ज़्यादा डिफिकल्ट हुई हैं। सर उनको हर पॉइंट ऑफ व्यू और हर सिनेरियो को और हर साइड के ऊपर ऑब्जर्व करना है, क्योंकि सर कभी भी अब कुछ भी हो सकता है। अल्लाह ना करे कोविड से वर्ष कोई चीज़ आए, लेकिन ये है कि सर एचआर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी चीज़ें बदली हैं कोविड की वजह से। मतलब आपका वर्क लाइफ बैलेंस चेंज हुआ है, आपके वर्क परफॉर्मेंस चेंज हुई है, आपका वर्क फ्रॉम होम हुआ है। सर इस तरह काफ़ी चीज़ें आई हैं। सर पॉलिसीज़ में रैपिड चेंज आया, जिसकी वजह से हमें कुछ चीज़ों को फ्लेक्सिबल करना पड़ा, मोल्ड करना पड़ा, और अकॉर्डिंगली सर अब वी आर वर्किंग ऑन दीज थिंग्स और वी आर गोइंग वेरी वेल माशाल्लाह। थैंक यू फॉर माय साइड सर। जी, थैंक यू वेरी मच कि आप अपना इनपुट शेयर करते चले जा रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है, लाइफ हमेशा चैलेंजिंग ही रही है। हम अगर अपने जिस लाइफ में हम अभी हैं इसको इम्प्रूव लाइफ में जाना चाह रहे हैं, वो भी एक चेंज ही है। तो चेंज के लिए थोड़ी सी पेन लेनी पड़ती है अल्टीमेटली, और तभी आप फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। उसके बगैर आप जा नहीं सकते ना। चलिए जी, चलिए, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया। कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं मटेरियल शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ ग्रुप के अंदर भी, और आज के सेशन की रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो वो फिर आप रिकॉर्डिंग से भी फैसिलिटेट हो सकते हैं और अपना इनपुट भी दे सकते हैं उस ग्रुप के अंदर। फिर हम जाके इसको लेके चलते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप ग्रुप में कर सकते हैं, राइट? या कोई किसी किस्म का कोई सवाल अभी अगर आप लोगों के ज़हन में हो तो आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। जैसे फातिमा अजहर हमारे साथ हैं, नबील हैं, उमायमा हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, कोई अपना इनपुट देना चाह रहे हैं तो ज़रूर दीजिए। जी फातिमा प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। मैंने इस सेशन को फर्स्ट में ज्वाइन किया, इट्स माय फर्स्ट क्लास फॉर दिस सेशन, और मैं कंप्लीटली नहीं कर सकी, कुछ इंटरनेट के भी कुछ कंसर्न्स एंड इश्यूज थे एनीवेज। सो इट वाज लाइक प्रोसीजर एंड पॉलिसी रिगार्डिंग द एचआर सेटअप एंड एवरीथिंग। सो ये मैंने सब कुछ लिया है, दैट वाज गुड। सर मुझे बताइए कि हमारे पास कुछ मटेरियल होगा फॉर द रीडिंग एंड एनीथिंग, या फिर जो आपने मटेरियल ऑनलाइन अभी दिया है यही रहेगा हमारे पास? नहीं, अभी हम जो सेशन कंप्लीट होता है ना, तो हमारा जो मोडालिटी है, ये मोड ऑफ एजुकेशन है, ये है कि इसके बाद हम इसकी रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? ओके। जो कुछ उसके साथ आपका रीडिंग मटेरियल होगा और फिर इसके साथ हेल्पिंग मटेरियल भी होगा ना, जो आपको शेयर किया जाएगा, ठीक है? डॉक्यूमेंट भी होंगे और साथ में पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन भी होगी ना, ठीक है? जो कि आप जिससे आप फैसिलिटेट हो सकते हैं। और इस सेशन की जो आज की रिकॉर्डिंग है ये भी आपको मिल जाएगी, इसका भी लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है? वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, तो केस स्टडीज वगैरह आपके मॉड्यूल्स में एडेड है? आप केस स्टडीज के थ्रू स्टडी है?
जी वो भी हम ऐड करते हैं। एक्चुअली हम जब डिस्कस कर रहे होते हैं ना, हम हमारे साथ ये लोग होते हैं जिनका डिफरेंट जॉब्स का एक्सपीरियंस होता है, ऑब्वियस, ठीक है, वो तो है। वो अपनी अपनी प्रैक्टिसेस भी शेयर करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे साथ जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो भी अपनी अपनी प्रैक्टिसेस शेयर करते हैं ना। जिस तरह अभी पॉलिसीज के हवाले से बात की तो चेंज की बात की, फिर ओरेकल की बात कर ली या सक्सेस फैक्टर की बात कर ली, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का मर्जर हो जाता है, एक्विजिशन हो जाती है, तो फिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज कैसे इम्प्लीमेंट होंगी। तो ये इस तरह की बहुत सारी केस स्टडीज हम पाकिस्तानी सिनेरियो में रहते हुए डिस्कस करेंगे आगे जाके भी ना, हर सेशन के अंदर। जिस तरह अगर आपका एक स्कूल है, आपका गालबन बीकन हाउस है ना जी, यूनिवर्सिटी सर, रूस यूनिवर्सिटी है ना, तो आपका एक जी। सिस्टम होता है। हमारे साथ एक और भी हैं जिन्होंने जो बीकन हाउस से जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है ना, तो आप आपस में इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, वो भी अपना इनपुट शेयर करेंगे। और उसके अलावा जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट लोग हैं वो भी शेयर करेंगे जिनका डाइवर्सिफाइड किस्म का एक्सपीरियंस है, ठीक है जी। ठीक है, तो अगर एक तो ये है कि आपको वो हम केस स्टडीज दें जो कि इंटरनेशनली हैं, वो तो है ही है ना, लेकिन हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सिनेरियो है, हमारा पाकिस्तान का, यहाँ से भी हम आपको बताएं, क्योंकि इनकी केस स्टडीज कम है, कंपैरेटिवली अवेलेबल नहीं है ना, जिस सिनेरियो में हम लोग काम कर रहे होते हैं, जिस कल्चर में हम काम कर रहे होते हैं। और आपको यहाँ पे मौका मिलेगा कि जो आपका एजुकेशन का सेक्टर है, तो आपको फिर सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं या रिटेल का सेक्टर है या हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर है, वहाँ से भी लोगों के डिफरेंट तरह के एक्सपीरियंसेस मिलेंगे बात करने के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। श्योर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, फिर थैंक यू वेरी मच। हम इसको अभी यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, इसके बाद मैं आपकी सभी सारी चीज़ें शेयर कर दूंगा। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप लोग एडिड हैं, वहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। टेक केयर, हैव अ नाइस डे अहेड। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।